आना नहीं है फिलहाल, अभी थोड़ा बने रहे मार्केट के अंदर, इसी एक सिलसिले को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज चाल में जुड़ चुके हैं। निकुंज, आज सुबह सुबह मैं देख रहा था कम से कम 30-40 पेज होंगे जो आपने सुबह 15-20 मिनट में पढ़ लिए होंगे शायद अच्छे से उसको। तो उसका जो जिस्ट है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन सारे पेजेस के अंदर क्या छुपा होता, क्या खजाना था जो आपने पढ़ा, आज साझा कीजिए हमारे साथ। वो एक सिंपल लाइन पढ़ी है, इंडिया में बेरिश मत होइए। अच्छा पूरे 40 पेज की पढ़ाई करने के बाद बॉटम लाइन ये आता है, भरोसा रखिए। नहीं, द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम। वो मधुकेला और राकेश की जो कॉन्वर्सेशन है, प्रोड्यूसर साहब जरा निकालिए। हॉस्पिटल में राकेश जी ने जाने से पहले मधुकेला को बोला कि हिंदुस्तान की बड़ी तेजी आने वाली है। उनका जन्मदिन था 5 जुलाई को, और मार्केट का बॉटम देखिए। जाने से पहले भी मार्केट की हॉस्पिटल के अंदर पकड़ थी। इसे कहते हैं मैन विद द मिडास टच। जो बाइट है हमारे पास तो चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट निकुंज, कल जब ये इंटरव्यू हम दोपहर को चला रहे थे, मार्केट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे थे, इवन स्ट्रेट आफ्टर द इंटरव्यू। देखिए, राकेश जी की तो अलग ही बात ही अलग थी, तो उनकी काया अलग थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी, उनकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग अलग थी। मगर हॉस्पिटल के अंदर भी वहाँ पर कहते हैं ना कि मार्केट का जो जुनून था वो था, और वहाँ भी मार्केट का बॉटम पकड़ा। और उसके बाद आप देखिए एक तरफा मार्केट चला है, एक तरफा मार्केट है। निकुंज, यही मेरा एक सवाल है। ऐसे कल भी आप ये कह रहे थे, सवाल ये पूछना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, तो मैं यही सवाल आज फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, अब आगे और क्या हो सकता है जिसमें एफआईज लेड बाइंग मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी मिल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि नए लेवल्स हम छूते जा रहे हैं। थोड़ा डर भी है, जिनके पास पैसा नहीं लगा वो क्या अभी आए या थोड़ा रुकें? तभी एफआई की जो बात हम कर रहे हैं, मैं एफआई की जो डेटा है, अगर वो डेटा हमने ईटी में भी इंग्लिश में डिस्कस करा था, यहाँ पे भी होगा। प्रोड्यूसर साहब डेटा दिखाएं। अब आप ये डेटा देखिए कि 13 दिन तक इन्होंने बिकवाली खरीदारी करी है, मगर सम टोटल जो है वो करीब $3.5 बिलियन के आसपास है। $3.5 बिलियन की एफआई की खरीदारी हुई, और मार्केट आपका 17-18% ऊपर है। अब आप देखिए अक्टूबर टू जुलाई एंड तक एफआई ने करीब $18 बिलियन की बिकवाली करी थी, और मार्केट में जो इम्पैक्ट आया था वह आया था करीब 20% नीचे था टॉप से। अक्टूबर में इन्होंने बेचना चालू करा, मार्केट गिरा नहीं, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग इंक्रीज्ड बाय एफआईज एंड मार्केट 20% गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर $3.5 बिलियन की बाइंग से 15-18% का मूव आता है, और $18 बिलियन की सेलिंग से 20% की गिरावट आती है। सो द इम्पैक्ट कॉस्ट जिसे हम देखते हैं, छोटी बाइंग पे मार्केट ज्यादा जा रहा है, बड़ी बाइंग एब्जॉर्ब हो रही है। तो मार्केट का आपको रुख पता लग रहा है। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है डिम्पी, हम हमेशा डिमांड सप्लाई देखते हैं। डिमांड सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, या तो आईपीओज आते हैं, या क्यूआईपीज आती हैं, या एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है, या फिर बड़ी रिटेल के अंदर टर्न अराउंड आता है। एफआई सेलिंग आपकी इस समय बड़ी नहीं है। रिटेल इस समय जान चुका है कि भाई मंदी करके ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। तीसरा, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसको सिप में पैसा मिल रहा है। तो इस मार्केट के अंदर इस समय सेलर नहीं है, और जब सेलर नहीं होता है, जो छोटी सी बाइंग होती है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो आपको मार्केट ओवरबॉट है, जी हाँ है, मगर क्या रहेगा, हो सकता है। क्या मार्केट यहाँ से थोड़ा थम सकता है, जी हाँ। तो मैं कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आपको आउटलुक सी बता रहा हूँ कि 15-20% के बाद मार्केट जरूर रुकेगा, मगर वो एक पड़ाव है, एक वह डेस्टिनेशन का एंड नहीं है। तो राकेश जुनवाला की लैंग्वेज में जब मैंने उनसे लास्ट टाइम पूछा था, जी बॉम्बे की अगर ट्रेन जर्नी है चर्च गेट टू कांदीवली, तो ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, तो उनके हिसाब से ट्रेन चर्नी रोड भी अभी पार नहीं करी है, तो अभी तो बहुत दूर है। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में मंदी नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप। मुझे लगता है छोटे समय में थोड़ा पड़ाव जरूर आएगा, आना चाहिए, वह हेल्दी रहेगा, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है। यानी कि कुछ अब आप देखेंगे निफ्टी थम जाएगा, और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर रोज हमें भरपूर स्टॉक्स मिलेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये जो आप इम्पैक्टिव कॉन्वर्सेशन की भी बात कर रहे थे निकुंज, हमारे डॉक्टर साहब ने निकलवा दिया है 5 जुलाई वाली वो बात, एक बार फिर से सुनवाते हैं वो खास कॉन्वर्सेशन का पार्ट। निकुंज, एक्चुअली राकेश भैया के लिए गुरु वर्ड बहुत कम है। वो इन ट्रू सेंस वो मेरे मास्टर थे। मतलब मैं भी डिस्क्राइब, मैं भी 3 दिन से खोज रहा हूँ कि मैं उनको क्या बोलूँ। भैया तो वो थे ही, बट अगेन इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग। और गुरु तो थे ही, पर वो रियल ट्रू सेंस में मास्टर थे, जिन्होंने पिछले 20 साल में
बहुत मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर, बहुत मेहनत करी मुझे ग्रूम करने के लिए। बहुत चले तो बिल्कुल बहुत ही इम्पैक्टिव कॉन्वर्सेशन थी, पूरा इंटरव्यू भी बहुत इम्पैक्टिव था और ये कुछ चरण हम कुछ अंश उसके दिखा भी रहे थे। लेकिन आज निकुंज कौन से स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए? क्या मॉर्गन स्टैनली जैसे इंडिया पे स्ट्रैटेजी दी है, गोदरेज कंज्यूमर को यहाँ तो डबल अपग्रेड दिया है, इसको किस तरह से आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली का क्या मानना है कि गोदरेज कंज्यूमर में जो नए सीईओ आए समय हो चुका है, मगर उनका जो इम्पैक्ट है वह अब आने वाला है। एफएमसीजी कंपनीज का इतिहास अगर मैं देखूं तो एफएमसीजी कंपनीज में मैं पिछले 3-4 साल की बात करता हूं, द सीईओ एट द टॉप हैज मैटर्ड। ब्रिटानिया के अंदर वरुण वेरी साहब जब आए, कमाल की टर्न अराउंड हुई। नेस्ले के अंदर सुरेश साहब जब आए, कमाल का टर्न अराउंड हुआ। सुनील डिसूजा साहब टाटा कंज्यूमर में आए, गजब टर्न अराउंड हुआ। गोदरेज कंज्यूमर में भी नए सीईओ आए, हो सकता है कि वह टर्न अराउंड करें। वन सेकंड, गोदरेज कंज्यूमर का जो बड़ा पोर्टफोलियो है वह साबुन डिटर्जेंट का है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वह है पाम ऑयल। पाम ऑयल के प्राइस गिरे नहीं है, धराशायी हो गए, 50% ऊपर से गिरे हैं। तो पाम ऑयल का जो इम्पैक्ट है इस क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा आएगा, बिकॉज कंपनीज नॉर्मली 3 से 4 महीने का स्टोर रखती हैं। तो 3 से 4 महीने का जो स्टोर है वह हाई प्राइस पे था, अब जो नई परचेजिंग होगी वो लो प्राइस पे होगी, क्योंकि रुपये भी नीचे था। तो इस समय मुझे लगता है कि पाम ऑयल कंपनीज और कुछ कमोडिटी कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज के अंदर पीक इम्पैक्ट आएगा। यस, तो आने वाले समय में गोदरेज के अंदर वो भी अच्छा हो सकता है। स्टॉक भी सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। रूरल कंजम्पशन भी स्लो था, तो उसमें भी इम्पैक्ट आ सकता है, उस पर नज़र रखिए। मैं टायर स्टॉक्स पे बोलूँगा नज़र रखिए। मैं लॉजिक देता हूँ आपको। टायर कंपनीज के अंदर 2 बड़े रॉ मटेरियल्स होते हैं। एक होता है तेल, कार्बन ब्लैक और ऑयल डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं वो। सेकंड होता है रबर। ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं, रबर के प्राइसेस नीचे हैं। एक साइड आप बोल रहे हैं जी शेयर बाजार के अंदर ऑटो में तेजी आ रही है। ऑटो में तेजी क्यों आ रही है? गाड़ियाँ बिक रही हैं, ट्रक्स बिक रहे हैं, 2 व्हीलर बिक रही हैं, तो जाहिर है टायर भी बिकने वाला है। कोविड के बाद जो रिप्लेसमेंट मार्केट था उसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी। आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, अब रिप्लेस क्या करेंगे? अब 1.5-2 साल से गाड़ियाँ वापस आ चुकी हैं, ट्रक ज़्यादा चल रहे हैं, हमारी रोड ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं, तो रिप्लेसमेंट डिमांड भी मुझे लगता है जो खत्म सी हो चुकी थी वापस आएगी। और इसके अलावा मेरा ये मानना है कि ईवी हो या आइस इंजन हो, गाड़ी में टायर तो लगेगा। टायर तो लगेंगे, सही बात है। ठीक है, ऐसी कोई गाड़ी कंपनी नहीं है जो बोलती है जी मेरे पास ईवी के टायर्स अलग बन रहे हैं। ईवी के टायर्स अलग बनेंगे, मगर अभी अलग नहीं बन रहे। और इसी वजह से ऑटो एंसिलरी, अब तो बेयरिंग स्टॉक्स में भी हम अच्छा इम्पैक्ट। बेयरिंग्स में अलग है बात। बेयरिंग्स के अंदर मशीन अगर आप लगा रहे हैं तो बेयरिंग्स उसमें यूज होता है, मगर ऑटोज के अलावा टायर्स में मुझे लगता है, और टायर्स में क्या कौन सी कंपनीज है? एमआरएफ महंगा है, अपोलो जिसके अंदर ग्लोबल बिजनेस है, तीसरा सेट जिसके अंदर मार्केट लीडरशिप है। अपोलो में मेरे को थोड़ा लगता है कि ग्लोबल इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज इन्होंने ग्लोबल कंपनीज एक्वायर करी हैं, इनका यूरोप में एक्विजिशन है। एमआरएफ महंगा है, तो सेट पे नजर रखिए, बालकृष्ण पे नजर रखिए। ऑफ रोडिंग टायर है, स्पेशलाइज्ड टायर कंपनी है, मगर आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ टायर कंपनीज इज अ थीम, बिकॉज क्रूड इज डाउन, रबर इज डाउन, मे डू वेल। बिल्कुल। निकुंज, टेलीकॉम सेक्टर को कैसे देखा जाए? क्योंकि लेटेस्ट जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया ने ग्राहक गंवाए हैं, लेकिन जियो और एयरटेल ने ग्राहक जोड़े हैं। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर जो 2.5 प्लेयर मार्केट है मेरे हिसाब से। वोडा आइडिया फोन एग्जिस्ट कर रहा है, मगर फ्रॉम एन कस्टमर स्टैंड पॉइंट रेलेवेंस रोज कम होते जा रहा है, उसका मार्केट शेयर खत्म होते जा रहा है। नॉट द पोर्ट ऑफ कॉल। व्हाट एन आइडिया सर्जी जो ऐड इनका था, उसका जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो चुकी है। एक फोर्स टू रेकन विथ नहीं था। अब आपका चॉइस है भारतीय और जियो। भारतीय जियो के अंदर हम देख रहे हैं कि 5G की सर्विसेज आने वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मारामारी नहीं हुई थी। तो टेलीकॉम इंपॉर्टेंट रहेगा, टेलीकॉम क्रूशल रहेगा, मगर टेलीकॉम एंसिलरी मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5G रोल आउट होगा तो कौन सी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, कौन सी कंपनीज हार्डवेयर में आएंगी, कौन सी कंपनीज ब्रॉडबैंड में आएंगी, कौन सी कंपनीज ऑप्टिकल फाइबर में आती हैं, किन कंपनीज के अंदर ऐसा पोर्ट हो सकता है जो 5G की बेनिफिशियरी हो। मुझे लगता है टेलीकॉम एंसिलरी इज़ अ बेटर प्ले देन टेलीकॉम पर से, बिकॉज टेलीकॉम के अंदर प्राइसिंग प्रेशर हमेशा ही बना रहता है, इनमें कैश फ्लोज को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती है। तो भारती अच्छा है, मगर क्या भारती यहाँ से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा? 750 के आसपास है, बिल्कुल 700 के ऊपर, 720-25 के आसपास। तो आउट परफॉर्मेंस बोलना मुश्किल है। वन लास्ट क्वेश्चन निकुंज, L&T पर भी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, लेट साइकिल बेनिफिशियरी तो उन्होंने इसे स्टेट किया है। आपने इस रिपोर्ट को कैसे एनालाइज किया? देखिए, क्या कैपिटल गुड्स में इस समय निवेश करना चाहिए? जी हाँ। क्या उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं? जी हाँ। क्या इन स्टॉक्स में अप्रिसिएशन हो चुका है? जी हाँ। कैपिटल गुड्स को हम 2 सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेट बेनिफिशरीज एंड अर्ली बेनिफिशरीज। अर्ली बेनिफिशरीज क्या होते हैं? जब डिमांड आती है तो आप मशीनरी लगाएंगे, आप डिमांड आती है तो आप जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके अंदर आप थोड़ी चेंजेस करते हैं।
आप एग्जिस्टिंग लैंड है उसको आप मशीन्स भरते हैं, तो वो अर्ली बेनिफिशरीज होते हैं। लेट बेनिफिशरीज होता है जब कोई कंपनी बड़ी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पे जाती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है, उनके अंदर बड़े बड़े चेंजेस लाती है, नई टेक्नोलॉजी लाती है, तो होती है लेट बेनिफिशरीज। एल&टी लेट बेनिफिशरी है। एल&टी के अंदर मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, और एल&टी के अंदर आईटी का बिजनेस है जो मार्केट कभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। माइंडट्री की वैल्यूएशन को देखिए, एलटीटीआईएस की वैल्यूएशन को आप देखिए, मर्जर होने वाला है। तो एल&टी इज अ लेट साइकिल बेनिफिशियरी, प्लस देयर इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर एल&टी बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द एंटायर आईटी स्पेस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकुंज। आज आपने काफ़ी दिलचस्प तरीके से किस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समराइज़ करके बताया। टायर स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, स्पेशली C8 और गोदरेज कंज्यूमर्स पे उनका कहना है कि जो और कंज्यूमर कंपनीज है उसमें से गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर जो नई मैनेजमेंट आ रही है असर दिखा सकती है। टेलीकॉम में अगर आप जाना चाहते हैं तो एंसिलरीज में जाइए टेलीकॉम की, और दूसरा एल&टी उनको लगता है अभी भी उसके अंदर जो आईटी वाला बिजनेस है उसको भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है और बढ़ सकता है। तो कुछ एक पॉइंट्स जो आज हमने समरी के तौर पर निकुंज से आज लिए हैं।